हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है आपकी अच्छी। थोड़ा सा कोरोना का माहौल थोड़ा सा भयंकर चल रहा है, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। लग तो वैसे ऐसा ही रहा है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं आपके मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि गैलीलियन रूपांतरण क्या है। गैलीलियन रूपांतरण दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध बताने वाली जो इक्वेशंस होती हैं, जो रिलेशन बताती हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम्स, वो रिलेशन इक्वेशंस क्या कहलाती हैं आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के लिए ये शब्द लिखना नहीं भूलें कि दोनों जो निर्देश तंत्र वो कैसे हैं, आपके इनर्शियल हैं, जड़त्वीय हैं। अब जो लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किए उसमें हमने किसी भी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश का हमने रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, और क्या आया था वो आपके पास, r डैश इज इक्वल्स टू r माइनस bt, यही मिला था। जहां r डैश स्थिति सदिश किसमें था, s डैश निर्देश तंत्र के अंदर, s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और r कहां था आपका, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। s फ्रेम कैसा था आपका, s निर्देश तंत्र स्थिर था, और s डैश निर्देश तंत्र, s डैश जो फ्रेम था s फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, और दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नथिंग बट v। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने किससे लिया है, आपके v से। तो ये आपके पोजीशन वेक्टर का हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब आज ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, वेग और त्वरण का। अगर आपके पास स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर गिवन हो, दिया हुआ हो, तो वेग कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं इसे कैसे निकालते हैं। हम उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिलता है, जैसे ही आप पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, हमें क्या मिल जाता है, वेग मिल जाता है, वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी का फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, आपके एक्सीलरेशन। तो बड़ा सीधा सा काम है, हमें कुछ करना ही नहीं है। आपके पास स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है, क्या करो, हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते चले जाएं। एक बार डिफरेंशिएशन के बाद जो मिलेगा, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, आपके वेलोसिटी का। क्योंकि किस किस में रिलेशन बताएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम। पार्टिकल की वेलोसिटी, वेग कहां पे, एस डैश में और एस में दोनों होंगे, और दोनों के बीच में एक इक्वेशन मिल रही होगी, एक रिलेशन मिल रहा होगा। और ये रिलेशन ही क्या है आपके पास, गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दे। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी, जैसे ही हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा आपको, डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस टी का 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास, v। अब डी आर डैश अपॉन डी टी मतलब वेलोसिटी, लेकिन आर डैश कहां पर बात हो रही है, एस डैश के अंदर, तो नोटेशन क्या ले, v डैश का ले ले। तो यहां से v डैश इज इक्वल्स टू v माइनस दिस v। ये जो आपको इक्वेशन मिल रही है, ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की है। वेलोसिटी का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये है। अब देखिए इसमें आप नोटेशन ध्यान रखना, आपको 3 v मिल रहे हैं। ये जो v डैश है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है एस डैश फ्रेम के अंदर, पार्टिकल की वेलोसिटी है कण की। ये जो v है, ये कण की वेलोसिटी है कहां पर, एस फ्रेम में, जो आपका स्थिर था। और ये जो v है, ये वो नियत वेग है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, जिससे एस डैश फ्रेम
एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में गति कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो है ये आपको क्या बता रही है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग का गैलीलियन रूपांतरण। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ए। आपको वेलोसिटी का गैलीलियन रूपांतरण मिल गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है आपको त्वरण का। फिर क्या करें? एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो फिर देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? डी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, ये नियत वेग है, कांस्टेंट है, जिससे एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। वो वेलोसिटी कैसी है उसकी? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपके पास जीरो। और डीवी डैश अपॉन डी क्या है आपके पास? एक्सीलरेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश इज इक्वल्स टू ए। बहुत अच्छा रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्या मिला आपको? ए डैश इज इक्वल्स टू ए। मतलब जो पार्टिकल का त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो दोनों निर्देश तंत्रों में ही कैसा है? एक बराबर है। वेलोसिटी नहीं मिली थी आपको ऐसी, हमें स्थिति सदिश भी एक बराबर नहीं मिला था, लेकिन जो आपको त्वरण मिला, ये त्वरण कैसा मिला? दोनों में एक बराबर है। मतलब अचर है, कांस्टेंट है। मैं यूं कह सकता हूं कि ये एक्सीलरेशन क्या है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या एक्सीलरेशन गैलीलियन रूपांतरण के अंदर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सीलरेशन कैसा है आपका? कांस्टेंट है। और ऐसी राशियां जो गैलीलियन रूपांतरण के अंदर अचर होती हैं, डेफिनेशन लिखना जब आप नोट्स बनाओ, ऐसी राशियां जो गैलीलियन रूपांतरण में अचर होती हैं, गैलीलियन निश्चर राशियां कहलाती हैं। दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कांस्टेंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर नोन एज गैलीलियन इनवेरिएंट राशियां। गैलीलियन इनवेरिएंट, गैलीलियन निश्चर राशियां कहलाती हैं। तो आपका स्थिति सदिश गैलीलियन निश्चर राशि नहीं है, आपका वेग भी गैलीलियन निश्चर राशि नहीं है, लेकिन आपका त्वरण कैसा है? गैलीलियन निश्चर राशि है। अब आप त्वरण पे पहुंच गए। अगर हम बल की बात करें, फोर्स, तो F बराबर क्या होता है आपके पास? ma। दोनों पक्षों को क्या करूं? पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय स्मॉल m। जहां स्मॉल m क्या है? आपके पार्टिकल का मास है। तो क्या मिलेगा आपको? एम ए डैश इज इक्वल्स टू एम ए, या इसी को ऐसे लिख सकता हूं, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? ये बल भी क्या है आपके पास? गैलीलियन निश्चर राशि है, गैलीलियन इनवेरिएंट क्वांटिटी है। फोर्स भी, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो भी कैसा है? गैलीलियन निश्चर है, गैलीलियन इनवेरिएंट है। तो आपके पास एक्सीलरेशन गैलीलियन निश्चर है, आपके पास फोर्स गैलीलियन निश्चर है, स्थिति सदिश नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आप इसको भी लिख लेना, मैं आपको स्पेस दे दूंगा तो आप पोज करके लिख लेना। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में विस्थापन का मान अचर रहता है या विस्थापन गैलीलियन निश्चर राशि होती है। प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इज गैलीलियन इनवेरिएंट क्वांटिटी। अब ऐसा कुछ नहीं है, देखो, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में लेते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कब आएगा? जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या प्रूव करना है? मैं भी क्वेश्चन लिखूंगा, आप लिख लेना कि गैलीलियन रूपांतरण में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो होता है वो कैसा होता है? निश्चर होता है, इनवेरिएंट होता है। ठीक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम उसी पर आ रहे हैं। ओके, अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है
कि प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन रूपांतरण में विस्थापन का मान कैसा होता है? आपके अचर होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जितना विस्थापन आपको एस निर्देश तंत्र से देखने पर मिल रहा है पार्टिकल का, उतना ही विस्थापन आपको कहां मिलेगा? एस डैश निर्देश तंत्र में मिलेगा। ओके, अब इसको प्रूव करना देखो ज्यादा कोई टफ नहीं है, बड़ा इजी सा काम है। सबसे पहले हम क्या करें? दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए, ठीक है। ये हमने क्या किया? आपके एक निर्देश तंत्र आपका एक्स वाई जेड, और इसको आप क्या नाम दे रहे हो? एस। ऐसे कैसे ही ये आपका एस डैश, वाई डैश, एक्स डैश, जेड डैश, ये v वेग से गतिशील है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास? vt के इक्वल, ठीक है। अब एक पार्टिकल कहां है? a बिंदु पर, और यहां से कहां चला गया? आपके b बिंदु पर। तो सबसे पहले तो a बिंदु को इसके मूल बिंदु o से मिलाइए और b से मिलाइए। सपोज इसमें इसको क्या मान रहे हो आप? r1, और इसको क्या मान रहे हो? r2, और इन दोनों के बीच का विस्थापन कितना ले रहे हो? d। अब देखो दिशाओं का बड़ा ध्यान रखना है। हम क्या कह रहे हैं? सबसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एरो लगेगा वो ओरिजिन से बाहर की तरफ लगेगा, तो r1 का जो एरो लगेगा वो कैसा होगा? ये। और r2 का एरो भी कैसा होगा आपके पास? इस तरीके से। और d का भी आपको देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। हम क्या मानकर चल रहे हैं? हम ऐसा लैंग्वेज में लिखेंगे कि पार्टिकल कहां जा रहा है? a से b। अगर a से b जा रहा है तो d की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास? ये होगी, ठीक है। यही काम वापस किसके साथ करें? एस डैश के साथ। ये आपने ए को मिला दिया ओ डैश से, ये आपने बी को भी मिला दिया ओ डैश से, इनकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ। इसको लिख लिया आपने r1 डैश, इसको लिख दिया हमने r2 डैश, और d डैश क्या होगा आपके पास? यही दोनों के बीच का विस्थापन, ठीक है। अब देखिए प्रूव क्या करना है आपको कि विस्थापन अचर रहता है गैलीलियन रूपांतरण में, मतलब d इक्वल्स टू d डैश आना चाहिए। हमारे पास क्या मिलना चाहिए? हमें d इक्वल्स टू d डैश मिलना चाहिए। अब सबसे पहली तो जो आपको दिक्कत राइज होती है लैंग्वेज लिखने की। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो हम लैंग्वेज यहीं से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश हैं। Let us consider two inertial frame of references S and S dash. S निर्देश तंत्र स्थिर है, S frame is at rest, तथा S dash निर्देश तंत्र नियत वेग v से गतिशील है, and S dash frame of reference is moving with constant velocity v. Let us consider a particle at point A. बिंदु A पर एक कण की कल्पना करते हैं। कुछ समय पश्चात ये A से B पर चला जाता है। आफ्टर सम टाइम इट मूव्स फ्रॉम A टू B। R1 R2 A और B के S के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हैं, और R1 डैश R2 डैश S डैश के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हैं, और दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है? D और D डैश। इस तरीके से आप लैंग्वेज अपने मन से सिर्फ डायग्राम देख के लिखते हो, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ओ ए बी, और एक आपके पास ओ डैश ए बी। दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो ओ ए बी और दूसरा ओ डैश ए बी। और दोनों ट्राइंगल के अंदर जो क्वांटिटीज हैं आपके पास सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। जो आपने डी लिया है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? विस्थापन भी आपके सदिश राशि होती है। तो दो तो बन रहे हैं त्रिभुज, और त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं किसको प्रदर्शित कर रही हैं? सदिश को। मतलब सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम हम लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? यहां सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम हम यूज कर लें, ठीक है। तो देखिए प्रूफ देखो इसका, यूजिंग ट्राइंगल लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल OAB, त्रिभुज OAB में सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से। क्या कहता है त्रिभुज नियम? जो दो एक दिशा में होते हैं, जो विपरीत, वो विपरीत वाले के बराबर होते हैं। अब देखिए R डैश की दिशा ये, मतलब क्लॉकवाइज, D की दिशा भी क्लॉकवाइज, लेकिन R2 कहां मिल रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब R1 सदिश प्लस D इज इक्वल्स टू R2 सदिश। देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यहां से D इज इक्वल्स टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये आपके पास समीकरण 1। कोई दिक्कत? मिल रही है समीकरण 1 त्रिभुज से। ऐसे के ऐसे ही दूसरे में बात करें, अगेन यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल O डैश AB। O डैश AB में देखिए R1 डैश प्लस D डैश इज इक्वल्स टू R2 डैश, और यहां से D डैश इज इक्वल्स टू R2 डैश माइनस R1 डैश। ये आपके पास समीकरण 2। आपने समीकरण 1 और 2 निकाली है किसकी सहायता से? सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। मिल गया। अब क्या करें? गैलीलियन रूपांतरण में बात कर रहे हैं और आपको क्या प्रूव करना है कि विस्थापन कैसा है? अचर है, इनवेरिएंट है, निश्चर है। तो समीकरण 2 में गैलीलियन रूपांतरण यूज कर ले। तो गैलीलियन रूपांतरण से हम जानते हैं कि फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया था आपके पास? R डैश इज इक्वल्स टू R माइनस VT। अगर इसी को 1 और 2 के लिए लिखूं तो R2 डैश इज इक्वल्स टू R2 माइनस VT और R1 डैश इज इक्वल्स टू R1 माइनस VT। ये आपकी समीकरण 3। आपको क्या मिल गई? समीकरण 3 मिल गई। अब देखिए यहां से R2 और R1 की वैल्यू कहां रख दे? समीकरण 2 में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 कहां रख रहे हैं हम वैल्यू? समीकरण 2 में। अब देखो जब R2 डैश की जगह वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? R2 माइनस VT, फिर बीच में माइनस लगा हुआ है। फिर R1 की जगह वैल्यू रखोगे तो R1 माइनस 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 प्लस VT, प्लस VT से माइनस VT कैंसिल हो रहा है। क्या मिलेगा आपको? R2 माइनस R1। तो D डैश इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, समीकरण 4। और समीकरण 1 और 4 को देखिए, D इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और D डैश इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 D डैश इज इक्वल्स टू D। होगी आपकी गैलीलियन इनवेरिएंट। आपको विस्थापन कैसा मिल रहा है? दोनों निर्देश तंत्रों में कांस्टेंट मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इसके बाद इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।